स्टूडेंट, फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, विगत कक्षा में हम लोगों ने बात की थी सिंधु सभ्यता की लोग निर्माता कैसे थे, और हम लोगों ने बात की थी स्वदेशी और विदेशी उत्पत्ति के मत की। उसमें विदेशी इतिहासकारों का मानना था कि मेसोपोटामियन सभ्यता ही आगे चल के सिंधु सभ्यता का रूप लेती है, और उसका खंडन भारतीय इतिहासकारों ने किस तरीके से किया, ये हम लोगों ने कल की कक्षा में बात की थी। और मेरा ये मानना है कि आप लोगों को ये कल की क्लास अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो मित्रों, आज मैं आपको आगे ले चलता हूँ सिंधु सभ्यता में के अगले पड़ाव पर। तो आइए चलते हैं। सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। मित्रों, वर्तमान में अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे जो क्षेत्र हैं, यहाँ से भी सिंधु सभ्यता के प्रमाण मिलते हैं। बिजेंडॉफ आल्चिन ने अपनी पुस्तक द राइजेस सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान में इसका जिक्र किया है। द राइजेस सिविलाइजेशन इन इंडिया एंड पाकिस्तान में इसका जिक्र किया है। तो आइए ले चलता हूँ मैं आपको उन स्थलों तक जो भारत में और भारत के अन्य क्षेत्रों में और अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के क्षेत्रों में फैले थे। पहला स्थल आप लोग नोट, अफ़गानिस्तान। इसके दो प्रमुख स्थल मुंडीगाक और शर्तुगुई हैं। जो अफ़गानिस्तान में दो ही स्थल मिलता है मित्रों, एक मुंडीगाक, एक शर्तुगुई। फिर बात करते हैं पाकिस्तान की मित्रों। तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उसमें एक स्थल है सुतकांगे डोर, सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल कौन सा है। तो सिंधु सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल पाकिस्तान के बलूचिस्तान का सुतकांगे डोर एक स्थान है जहाँ पे सबसे पश्चिमी स्थल मिला है। फिर एक स्थल वहीं का है मित्रों, मेहरगढ़। मेहरगढ़ से कपास का विश्व में प्राचीनतम प्रमाण मिला हुआ है। मेहरगढ़ पाकिस्तान का ही क्षेत्र है, यहाँ से कपास का विश्व में प्राचीनतम प्रमाण मिलता है। अगला क्षेत्र है मित्रों नौसारो। नौसारो से सिंदूर का प्रमाण मिलता है। अब आइए बात करते हैं भारत की। तो भारत में जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे तमाम स्थल हैं जहां पर हमें सिंधु सभ्यता के प्रमाण साक्ष्य के साथ मिले हैं। तो आइए बात करते हैं भारत में प्रमुख स्थलों की। भारत में एक स्थल है राजस्थान। वर्तमान समय में सरस्वती नदी यहाँ लुप्त हो चुकी है, लेकिन इस नदी के किनारे 80% स्थलों का, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 80% स्थल जो है हमें वो राजस्थान के किनारे मिले हैं सिंधु सभ्यता के। इसलिए इस सभ्यता को घग्गर हाकरा पाट सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगा राजस्थान का एक प्रमुख क्षेत्र है जहां पर प्राक हड़प्पा के जुताई के अवशेष मिले हैं। और कालीबंगा का मित्रों शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। बहुत ध्यान से समझिएगा, कालीबंगा से प्राक हड़प्पा के जुताई के अवशेष मिलते हैं। और कालीबंगा कहाँ का स्थल है मित्रों? राजस्थान का। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको हरियाणा। हरियाणा के दो प्रमुख स्थल हैं राखीगढ़ी और बनवाली। राखीगढ़ी भारत का सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का भारत का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। उत्तर प्रदेश में आलमगीर एक नगर है, आलमगीरपुर। ये उत्तर प्रदेश का ये नगर सिंधु सभ्यता का सबसे ज़्यादा बड़ा पूर्वी स्थल माना जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा था? सिंधु सभ्यता का पूर्वी स्थल कौन सा था? तो उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर पूर्वी स्थल के रूप में जाना जाता है। अब आइए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक स्थल है दैमाबाद। दैमाबाद एक ऐसा स्थल है जहाँ से हमें एक घर का साक्ष्य मिलता है, और दैमाबाद से ही कांसे की नर्तकी का भी साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है। अब हम बात करेंगे मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो मित्रों सिंध में स्थित है। सिंधु नदी के बाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा था मित्रों? तो वो मोहनजोदड़ो था। कितने हेक्टेयर में था? 250 हेक्टेयर में था। पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र में एक नदी बहती है मित्रों, रावी। रावी नदी के बाएं तट पर स्थित था हड़प्पा, और हड़प्पा सिंधु सभ्यता का खोजा गया पहला नगर था। इसीलिए सिंधु सभ्यता का एक और नाम है हड़प्पा सभ्यता। मैंने विगत कक्षा में आप लोगों को यह बताया था।
शुरुआत में मित्रों 12,99,600 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में सिंधु सभ्यता का पता चलता है। शुरुआत में 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली थी, परंतु वर्तमान में जिस तरह आगे बढ़ जा रहे हैं लोग, खोज की प्रक्रिया आगे बढ़ती जा रही है, तो इसका क्षेत्रफल बढ़ के हो गया है 20 लाख वर्ग किलोमीटर। वर्तमान में सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है मित्रों वो 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल क्या है तो 20 लाख वर्ग किलोमीटर, और पूछा जाए स्वतंत्रता के पहले सिंधु सभ्यता का क्या मतलब कितने लाख वर्ग किलोमीटर में फैला था, तो 12,99,600। मित्रों अगर हम सिंधु सभ्यता के सभी स्थलों को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित करें तो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होता है। अगर हम सिंधु सभ्यता के पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सभी जितने भी इसके स्थल हैं उनको अगर हम मिला दें मित्रों तो एक त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होगा, और जब ये आकृति बनेगी तो वर्तमान में इसी आकृति का क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर है। बार बार मैं आपको इसलिए बताता हूं कि आपको वो चीजें क्लास में ही रट जाएं, और एक बार आप जब वीडियो दोबारा देखें तो आपका अच्छा सा रिवीजन भी हो जाए। तो वर्तमान में सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है मित्रों, 20 लाख वर्ग किलोमीटर। प्री के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये निकल के आता है मित्रों कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है। मोहनजोदड़ो जो शब्द है ये सिंधी भाषा का शब्द है, और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, क्योंकि मोहनजोदड़ो एक ऐसा स्थल है जहां से बहुत बड़े पैमाने पर हमें शव प्राप्त हुए हैं, लाशें प्राप्त हुई हैं। तो इसीलिए इस स्थल को मृतकों का टीला नाम से जाना जाता है, मोहनजोदड़ो को। और मित्रों यही वो स्थल है जो पूरे सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। और अगर आपसे पलट के यह क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो भारत में सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मित्रों राखीगढ़ी है। बार बार बोल रहा हूं, राखीगढ़ी है। मित्रों उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर तक ये सभ्यता फैली थी, और पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर ये सभ्यता फैली थी। मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर इसे 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, अगर इसको हम मिला दें तो किसका निर्माण हो जाएगा मित्रों, त्रिभुज का निर्माण होगा। अगर इसके सभी क्षेत्रों को हम मिला दें तो त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण होगा। वर्तमान क्षेत्रफल 20 लाख वर्ग किलोमीटर, और स्वतंत्रता के पहले का क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो ये स्थल हमारे सिंधु सभ्यता के विस्तार के प्रमुख महत्वपूर्ण स्थल हैं, जो यूपीएससी प्री और पीएससी प्री कम टू मेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और बीएड, सुपर टेट, टेट, वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे, ऐसे एग्जामों भी ये प्रश्न वन लाइनर में पूछे जा सकते हैं। मैं जिस जिस टॉपिक को पढ़ाता जाऊंगा मित्रों, आप ये ध्यान दीजिएगा कि मैं जब वो टॉपिक समाप्त हो जाएगा तो मैं प्रश्न का सार संग्रह आपके सामने लेके आऊंगा। जब मैं किसी विषय का कोई टॉपिक समाप्त करता हूं तो मैं उस विषय से संबंधित सभी प्रश्नों को जो प्री में पूछे जाएंगे, जो मेंस में पूछे जाएंगे, मैं डिस्कस करता हूं। उसका रीज़न ये है कि आप लोग अगर वीडियो ही देखते हो तो आप लोगों को वो चीज़ वहाँ रट जाए। तो जब ये टॉपिक समाप्त हो जाएगा मित्रों तो मैं आपके पास लेकर आऊँगा ऐसे चुनिंदा प्रश्न जो आपके प्री कम टू मेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे, और ख़ासकर वनडे वाले बच्चे जो बीएड, सुपर टेट, टेट जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं वो घर बैठकर उन प्रश्नों का आनंद ले पाएंगे। और मेरा वादा है और मेरा ये प्रॉमिस है मित्रों कि जितना पढ़ाया जा रहा है उसके बाहर से ना यूपीएससी कभी पूछेगा ना पीएससी कभी पूछेगा। ऐसा मैं दावा इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं सिलेबस के आधार पर ही पढ़ाता हूँ मित्रों, क्योंकि बिना सिलेबस के अगर हम बाहर इधर उधर देखेंगे तो मित्रों हमारा मार्ग भटक जाएगा, और हम जो सुचारू रूप से अध्ययन की प्रक्रिया को अपनाए हुए हैं वो विफल हो जाएगा मित्रों, और हम एग्जाम में हम मित्रों सफल नहीं हो पाएंगे।
तो मित्रों, आज का ये अंक सिंधु सभ्यता का विस्तार और इससे संबंधित ये स्थल आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे, और मैं इससे संबंधित आगे कौन कौन से नगर अब मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। इसे हड़प्पा, उसमें से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, मोहनजोदड़ो, उसमें से क्या महत्वपूर्ण चीज़ें मिली, सबसे बड़ा अन्नागार कहाँ का है, सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ का है। एक बात और याद रखिएगा मित्रों, स्वतंत्रता के बाद सबसे ज़्यादा स्थल गुजरात, सबसे ज़्यादा स्थल मित्रों गुजरात के पास मिला है, ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मित्रों, मैं अपने वाक्य को यहीं समाप्त कर रहा हूँ और आज की कक्षा भी यहीं समाप्त कर रहा हूँ, और कल की क्लास में मैं सभी नगरों में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थी जो हमारे एग्जाम में पूछी जाएंगी, उन्हीं चीज़ों को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और मित्रों, जाते जाते आपको एक संदेश देना चाहता हूँ। मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था, भारत चीन, आप लोगों ने कल की न्यूज़ देखी होगी किस तरीके से चीन भारत की सीमा में प्रवेश करने की पूरी गतिविधि कर रहा है। तो भारत चीन, तो यूपीएससी और पीएससी के मेंस के लिए लिख लीजिए 100% आना ही है, ये आएगा मित्रों, लिखित है आएगा। भारत नेपाल चीन का जो ध्रुवीकरण चल रहा है इस पर आएगा मित्रों, आप लोग सीरियस होकर मेरी बात को समझिए, केवल मुझे फॉलो करिए, मेरी बातों को फॉलो करिए मित्रों, आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं किसी कोचिंग, किसी संस्थान का नाम नहीं लेता हूं, क्योंकि सभी कोचिंग, सभी संस्थान अपने स्तर से एक अच्छी मेहनत करके अपने विद्यार्थियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं, लेकिन यह संस्थान केवल सिलेक्शन के लिए है, केवल सिलेक्शन के लिए। आने वाले समयों में मेरी टेक्निकल टीम अगर बहुत अच्छे से वर्क करेगी तो आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में आप लोगों को करंट का और हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमिक्स का पीडीएफ भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हर क्लास के अंत में आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग मेरी रिक्वेस्ट को मजाक में ले लेते हैं। मेरी मेहनत, मेरे द्वारा की गई मेहनत को आप लोग समझें, और इस टॉपिक को जो पढ़ा रहा हूँ इसको बहुत सीरियस होके लें, इसका नोट्स बनाते चलें। 15 वीडियो पीछे भी है, उसको एक साथ एक सिरे से पढ़ाते चलें, क्योंकि मैंने इतिहास को लिंक किया है, लिंक बाय लिंक मैं उसको पढ़ाता हुआ आ रहा हूँ, और आप लोग भी नोट्स में उसको लिंक बाय लिंक लिखते हुए चले मेरे साथ साथ। और आज का प्रश्न मैं फिर से वही दूंगा, भारत चीन और नेपाल के जो ध्रुवीकरण चल रहा है इस पर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और मैं कितने सरल शब्दों में पढ़ाता हूँ ये आप लोग भी जानते हैं। मैं कितने सरल शब्दों में एक ही चीज़ को 50 बार रिपीट करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ये चीज़ें रट जाएं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और कमेंट करके मेरी और मेरी टीम का उत्साहवर्धन करें। बहुत ही जल्द आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था दीपक सर के माध्यम से पढ़ाई जाएगी, और हिंदी की भी क्लास आप लोग के लिए बहुत जल्द शुरू होने वाली है मित्रों। तो मित्रों, कल के अंक में हम लोग हड़प्पा मतलब सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या विशेषता थी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और मौके पे कोरोना संकट किस तरीके से चल रहा है ये आप लोग भी जानते हैं। और हर क्लास के अंत में आप लोगों को मैं सचेत करता हूं कि कृपया इससे बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। इसी चीज़ के साथ, इसी वाक्य के साथ मैं आपके स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हुए एक बार फिर से फ्यूचर आईएएस एकेडमी वे टू सक्सेस आपके भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता है। धन्यवाद।